हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे गुरुकुल मल्टीपर्पस क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय भवन के भौतिकी चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन का अति लघु का प्रश्न उत्तर करवाने जा रहे हैं। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का एड्रेस आपको है GMPC123। सर्च कीजिएगा GMPC123। प्रत्येक दिन 8:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। मोटिवेट करने के लिए आप लाइक के साथ साथ सब्सक्राइबर को बढ़ाएं और मेहनत करके आप खुद पढ़ें। अगर आप कुछ कीजिएगा पढ़ के, तभी एनर्जी हमें मिलेगी। मेरा क्या कहना है, ज़िंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं। ज़िंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं। एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। कहना है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होती है। इन चंद शब्दों के साथ मैं वीडियो आज का शुरू कर रहा हूँ। अति लघु प्रश्न का पहला सवाल है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, हम लोग जानते हैं कि मीडियम 3 होते हैं माध्यम, एक ठोस, एक तरल, एक गैसीय माध्यम होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। कभी अभिलंब की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। यह उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपवर्तन। उस परिवर्तन को अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन आपका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है? विरल से सघन में जाती है। जैसे अगर हम एक बाल्टी में पानी रखें और उसमें एक छड़ी डाल दें तो जब प्रकाश की किरणें हवा वाली एयर माध्यम से चली और वाटर में प्रवेश की तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, जिसके कारण ही छड़ी हमें टेढ़ी प्रतीत होती है। इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा हमें? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? बात क्या कहा जा रहा है, सवाल को पकड़िए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी उस माध्यम का नाम 1 दिया गया है, दूसरे माध्यम का नाम 2 दिया गया है, तो अभिलंब से दूर मुड़ रही है। जो कह रहा है 1 से 2 में जाती है, अभिलंब से दूर जा रही है, तो सघन माध्यम कौन होगी? 1, क्योंकि वह विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। जब विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अभिलंब से दूर जाती है, और जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अभिलंब की ओर जाती है। तो माध्यम 1 हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है? यानी प्रति सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल प्रति सेकेंड कितनी होती है? 1 सेकेंड में कितनी दूर तय करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो 8 है आपका यहाँ आएगा। यहाँ टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ये जो पावर है, ये जो 8 है, ये 8 पे पावर रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको आप सुधार लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक की परिभाषा दें। अपवर्तनांक की परिभाषा दें। यहाँ बस अपवर्तनांक की परिभाषा लिख देनी है
किसी माध्यम का अपवर्तनांक जीरो में प्रवेश में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा? अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होती है। यही अपवर्तनांक का परिभाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? सघन माध्यम का या फिर विरल माध्यम का? सघन माध्यम का या फिर विरल माध्यम का? अपवर्तनांक जहाँ पूछ दिया अधिक और कम, तो सघन माध्यम का अधिक होगा और विरल माध्यम का कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगी, सघन माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस प्रकरण का क्या तात्पर्य है? पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका मतलब पूछा है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका मतलब होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में यानी निर्वात में, शून्य यानी कोई माध्यम नहीं है, हाँ निर्वात का माध्यम है। शून्य में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। शून्य में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल, शून्य मतलब निर्वात में 3 × 10⁸ बटा पानी में प्रकाश की चाल, वही पानी का अपवर्तनांक हुई 1.33। अगर इसे निकालने के लिए कहा जाए कि पानी का अपवर्तनांक बताइए, तो शून्य में प्रकाश की चाल तो हम लोग जानते हैं, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 1.33। पानी का जो अपवर्तनांक आई, यह शून्य में प्रकाश की चाल जो निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा पानी में प्रकाश की चाल दी हुई हमें रहेगी। अगर उसको हम काटेंगे आंसर को तो 1.33 आएगा। यही है पानी का अपवर्तनांक बता रहा है कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल, बटा मतलब अनुपात बताई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? किसी माध्यम को पार करने के बाद, किसी माध्यम को पार करने के बाद प्रकाश की किरण अपने पूर्व पथ से हट गई परंतु अपनी दिशा के समांतर रहती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मेन रूप से हमें यहाँ से अगर याद रखा जाए कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को ही हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हम लोग दर्पण पढ़े, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, वैसे ही लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है लेंस में। आगे बढ़ते हैं। पतला लेंस क्या है? यह भी कई बार पूछ चुका है। पतला लेंस क्या है? बोर्ड एग्जाम में पतला लेंस क्या है 1-2 बार पूछा गया है, इसको भी आप देख लीजिए। वह लेंस जिसके प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है, वैसा लेंस पतला लेंस कहलाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। क्योंकि लेंस में 2 फोकस होते हैं, तो लेंस का फोकस किसको कहेंगे। तो लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। F2 को लेंस का फोकस कहा जाता है। एगो लेंस F1 से एक सूचित होता है, दूसरे F2 से सूचित होता है। F2 को ही लेंस का फोकस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये तो बिल्कुल आप जानते होंगे। उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र यानी C1 पर या 2F1 पर हम रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र फर्स्ट पर C1 पर रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, क्योंकि लेंस कैसा है जी, तो उत्तल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है। उत्तल लेंस या अवतल लेंस। फोकस दूरी धनात्मक पूछा है जी, उत्तल लेंस का होता है या कि अवतल का होता है। फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है। इसका सही आंसर क्या लिखना होगा, उत्तल लेंस की। पूरा एक सेंटेंस में उत्तर देना होगा अगर 2 नंबर का रहा सवाल। तो अगर ऑप्शनेबल है, ऑप्शन वाला है, ऑब्जेक्टिव रहा तब तो ठीक है। एक सेंटेंस कैसे बना लीजिएगा आप, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की। तो आपको क्या लिखना होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक। तो चलिए, अपवर्तनांक कम है तो उसकी चाल ज़्यादा ही होगी उसमें। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम रहेगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक रहेगी, सीधी सी बात है। जब हम लोग वायुमंडल में देखते हैं कि ओस या कोहरा छाया रहता है तो प्रकाश हम लोग तक कितना लेट से पहुंचता है, देर से पहुंचता है कोहरा में कि नहीं। इसी से पता चल रहा है कि जब अपवर्तनांक अधिक था तो प्रकाश की चाल कम थी, और जब अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल अधिक होगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर यानी अनंत पर हो, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर यानी अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा। अनंत पर हो तो कहाँ बनेगा, F2 पर। नेक्स्ट सवाल नंबर 17 की ओर, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। क्या पूछा गया है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। वह कौन सा लेंस होती है, उत्तल लेंस होती है। एक सेंटेंस में अगर जवाब देनी रहे तो क्या लिखना है, उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा। लेंस कैसा है जी, उत्तल लेंस है। वस्तु का क्या पूछा है, आवर्धित हो और आभासी प्रतिबिंब बने। तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, जब हम वस्तु को F1 पर रखेंगे। आंसर क्या लिखना होगा, जब वस्तु F1 पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब आवर्धित होगी और आभासी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। मतलब उत्तल लेंस के सामने अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। कहाँ रखना होगा, F1 पर। F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 21, दैनिक जीवन में लेंसों के 2 साधारण उपयोग बताइए। चलिए, लेंस का 2 उपयोग पूछा है, बहुत आसान है। चश्मा में
माइक्रोस्कोप में देखिए हम जो चश्मा लगाए हुए हैं उसमें लेंस है ना, तो चश्मा में और माइक्रोस्कोप में दोनों हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक है या आभासी है? तो पर्दे पर प्राप्त किया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। पिछले चैप्टर से पढ़ रहे हैं तो हाल में पर्दे पर वो लिख चुका है ना, पर्दे पर देखने वाला चित्र कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब होती है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दुगनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर बनेगा। यदि कोई वस्तु किसी उत्तल, लेंस कैसा है? उत्तल है जी, अब बाईं ओर रखी गई है और उसकी दुगनी फोकस दूरी पर रखी गई तो दुगनी f2 पर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 24, एक पतली लेंस की फोकस दूरी यानी f जो है फोकस दूरी है वह कितनी है? -10 cm है। f बराबर लेंस है, यह उत्तल लेंस है अवतल है, तो जब फोकस दूरी माइनस में हो तो लेंस कैसी होती है? अवतल लेंस होगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 25, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u हो गई और प्रतिबिंब की दूरी भी, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी भी और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? यानी आपको क्या लिखना है? लेंस सूत्र लिखना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, या इस प्रकार से दिया रह सकता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस सूत्र हो गई। कभी कभी दे सकता है लेंस सूत्र निम्न में से कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 26, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस का जो आवर्धन है वह m में क्या संबंध है? मतलब आवर्धन बराबर क्या होता है? फॉर्मूले में चले जाइए, आवर्धन बराबर v/u। क्वेश्चन नंबर 27, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है? यानी P बराबर पावर ऑफ लेंस, P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध है? क्षमता जो है रेसिप्रोकल है f का, तो P बराबर 1/f लिखेंगे यानी व्युत्क्रम है। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डाइऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक याद रखना है D, डाइऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डाइऑप्टर है, 1.5D है, तो लेंस उत्तल होगा या अवतल होगा? तो लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा जी। क्वेश्चन नंबर 30, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काला कागज से ढक दिया जाता है, आधा भाग काला कागज से ढक दिया जाता है, तो क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा? लेंस को आधे भाग में ढका गया काला से तो बना पाएगा? हाँ, प्रतिबिंब बनाएगा ना? बनाएगा, हाँ लिखना है। 31, किसी लेंस की क्षमता 1 डाइऑप्टर है, इसे परिभाषित करें। लेंस की क्षमता 1 डाइऑप्टर का क्या होगा? जिसका फोकस दूरी 1 मीटर है, 1D बराबर 1m पावर -1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, ये सब न्यूमेरिकल की तरह है जी। 2 मीटर फोकस दूरी f बराबर 2 मीटर है, लेंस क्या है? अवतल लेंस है जी, तो उसकी क्षमता बताइए। P बराबर 1/f होता है जी, तो 1/-2 डिवाइड कर दिया गया 0.15D होगा माइनस में। P बराबर 1/f से बनाई गई है, देख रहे हैं 1/f है तो 0.5D लिख सकते हैं माइनस में। क्वेश्चन नंबर 33, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? लेंस प्रतिबिंब, क्वेश्चन नंबर 33
3। इसका आंसर होगा, इसका आंसर हम बोल रहे हैं जी, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। चलिए गलत आंसर टाइप हो गई है। लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जी। आप भारतीय भवन का किताब बुक जब निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 है, लास्ट का है, 34 क्वेश्चन होगा बुक में, तो देखिएगा उसमें संकेत दे रखा है। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, तो अपवर्तन के द्वारा ही बनाते हैं ना, तो यहाँ अपवर्तन के द्वारा लिखना है केवल। अगर पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बनाते हैं, अपवर्तन द्वारा। चलिए इसको सुन लीजिए, याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट में इसको सुधार देंगे, अपवर्तन द्वारा। चलिए आज की वीडियो अब अंत करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे।